स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। देश का बजट पेश होने जा रहा है। आम बजट पर सबकी निगाहें बनी हुई है, तो हर खबर और इसके अलावा कौन सी खबरें, सब कुछ आज आपको बताएंगे। कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद मोदी सरकार का 3.0 बजट पेश हो जाएगा जनता के सामने। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करने के साथ एक रिकॉर्ड बनाएंगी। और देखिए, हर किसी की जो नजर है आज इस आम बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि अमृत काल का ये आम बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। जिस आम बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उस बजट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले ही बता दिया कि मोदी 3.0 का आम बजट कैसा होगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला। मोदी सरकार का दावा है कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती है। न्यू टैक्स रेजीम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 50,000 रुपए और बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया जा सकता है। हाउसिंग लोन पर भी नई रियायत संभव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और महंगाई पर भी फोकस रहेगा। इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा सकता है। किसानों की सम्मान निधि पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सरकार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। एनडीए का दावा है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है और मोदी सरकार की गारंटी को पूरा करने वाला है, लेकिन विपक्ष को इन दावों पर एतबार नहीं। पहले से किसानों के लिए कुछ करे, ये मुद्दे रखे, और गरीबों के लिए कुछ करे, दलितों के लिए कुछ करे, ये हम पहले से बोलते आए हैं। लेकिन ये सरकार अपनी ही चलाती है, अपने फायदे के लिए जो कुछ होना है वो काम करती है, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती। मोदी सरकार के इस बजट पर आम जनता से लेकर इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन और रियल एस्टेट सेक्टर तक सबकी नजरें हैं। अब चंद घंटे बाद साफ हो जाएगा कि सरकार ने किसको क्या सौगातें दी हैं। और हमारे साथ देखिए, हमारे तमाम सहयोगी आज पूरे दिन जुड़े रहेंगे। सबसे पहले भावना किशोर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, पूरे देश की नजर आम बजट पर है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने जा रहा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बात का इशारा दे चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो खास तौर पर अगर बात करें मिडिल क्लास, वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है आज। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है, तो सबकी निगाहें आज निर्मला सीतारमण के उस बजट पेश करने पर होगी। और खास तौर पर आपको बता दें कि महिलाओं को, बिजनेस क्लास, उसके साथ ही मिडिल क्लास और इसके साथ किसानों पर मेन फोकस रहने वाला है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अमृत काल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होने वाला है, इसलिए सभी को ध्यान में रखा जाएगा। टैक्स को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लोगों की तरफ से जताई जा रही है। जी, अगर बात करें श्रोता, देखिए जिस तरह से फिलहाल बिल्कुल भावना, तो इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें भी और मिडिल क्लास वालों को भी इस पर नजर बनी रहेगी। भावना, आप हमारे साथ बनी रही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, संसद सत्र को लेकर के इंडी अलायंस की एक अहम बैठक होने वाली है। आज शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दरअसल ये मीटिंग होगी। तो आगे की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मानसून सत्र के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी रणनीति पर चर्चा की और नीट यूजी पेपर लीक मामले, अग्निवीर योजना, मणिपुर हिंसा से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने का और सरकार को घेरने का
फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन के सभी सीनियर सांसद इस बैठक में शिरकत करेंगे जो आज होने वाली है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी जिसमें विपक्षी इंडी गठबंधन के सभी सांसद मौजूद रहने वाले हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। कांग्रेस यूपी के उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना ही नहीं चाहती। आखिर समाजवादी पार्टी ये 50-50 वाले फॉर्मूले को लेकर के तैयार क्यों नहीं हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में एनडीए से मुकाबले को भले ही तैयार हैं, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर इंडी अलायंस में प्रेशर पॉलिटिक्स भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अब तक कोई डील फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस यूपी विधानसभा उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस गाजियाबाद, खैर, मंझवा, फूलपुर और मीरापुर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये 5 सीटें पहले एनडीए के पाले में थीं। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर ही ऑफर कर रही है। ये वो 2 सीटें हैं जहां 2022 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो अपनी पुरानी सीटों के अलावा उन सीटों पर भी मैदान में उतरे जहां जातीय समीकरण उसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के इस दांव के बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव का फैसला हो गया सर? चुनाव का फैसला हो गया? जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते वही। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला उपचुनाव है जिसमें इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच एक बार फिर से सियासी फाइट होने जा रही है। इसे 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चुनाव को काफी सीरियसली ले रही है। उसे पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। योगी इस उपचुनाव में 100% विजय की हुंकार भर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश साइलेंट रणनीति पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी इन 10 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगी। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में इंडी अलायंस की इन दोनों पार्टियों में सीटों पर बंटवारे पर बातचीत काफी टफ होने वाली है, और अगर सीटों पर तकरार की दरार नहीं भरी तो फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। और लखनऊ में एक बार फिर से बीजेपी की बैठक का दौर देखने को मिला है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में एक मीटिंग ली है। और देखिए इस बैठक में क्या हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बीजेपी में उथल पुथल जो मची हुई है उन कयासों को और बल जरूर मिल गया इस मीटिंग के बाद। देखिए रिपोर्ट आप भी। सोमवार सुबह यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अपनी ही सरकार से सवाल करने वाली चिट्ठी वायरल हुई और शाम होते होते यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात ने यूपी बीजेपी में खटपट वाली अटकलों को और हवा दे दी। आज कुछ बैठक नहीं, ऐसे आए मिलने आए। संगठन बड़ा या सरकार की बहस के बीच लखनऊ में एक बार फिर बीजेपी में बैठकों का दौर देखा गया। सोमवार शाम को लखनऊ बीजेपी दफ्तर में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री ने बैठक की, लेकिन सीएम योगी इस बैठक से दूर रहे। हालांकि सीएम योगी का लखनऊ से बाहर का कार्यक्रम था। इससे पहले सीएम योगी ने अपने आवास पर मंत्रियों की टीम बनाकर उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन टीम 30 की इस बैठक से दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दूर रहे थे। संगठन की बैठक में सीएम और सरकार की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम का नहीं शामिल होना बीजेपी में ही बने विपक्ष की हवा को मजबूती देता नजर आ रहा है। संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर खड़े सवालों को और पंख तब लग गए
जब केशव मौर्य से मीडिया ने ये सवाल किया कि पार्टी ऑफिस में हुई ये बैठक किस एजेंडे पर हुई, तो उन्होंने इसे महज एक मुलाकात बता दिया। तो वहीं आरक्षण वाली वायरल चिट्ठी को लेकर सवाल हुआ तो भारत माता की जय बोलकर चलते बने। आरक्षण की बात कहते हो, कुछ तो भारत माता की जय बोलो, सब ठीक। आज कुछ बैठक नहीं, ऐसे आज मिलने आए। केशव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की इस मुलाकात ने भी चर्चा के उस बाजार को गर्म कर दिया कि बीजेपी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से नदारद रहे सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई दिए। केशव प्रसाद के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के अगले दिन भी ओपी राजभर उनसे मिलने पहुंचे थे। राजभर ने तब केशव की बातों का खुलकर समर्थन भी किया था। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यूपी बीजेपी में मची इस कथित उथल पुथल को लेकर विपक्ष भी लगातार तंज कस रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट के एक प्रश्न को लेकर आईआईटी दिल्ली को एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया था। बता दें कि एनटीए ने 2 विकल्पों को सही बताकर 4 अंक दिए थे। अब आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी इसी का अध्ययन कर आज दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय देगी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। और बताएं कि कल भी सुनवाई हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न को लेकर आईआईटी दिल्ली को एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया था। अब एक्सपर्ट कमेटी इसी का अध्ययन कर आज दोपहर 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट देगी। हाल है और हालात ऐसे हैं कि नदी नाले उफान में होने की वजह से लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हालात बहुत खतरनाक हैं, जहां पर सैलाब देखने को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश के देश भर से हैरान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बारिश की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आई हैं। यहाँ पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका असर ये हुआ कि तमाम नदी और नाले उफान पर हैं। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रस्सी के सहारे सीआरपीएफ के जवान एक मां और उसके नवजात बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस महिला की समय से पहले डिलीवरी होने की वजह से इसे अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में नंबी धारा नदी में पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लोग फंस गए, जिसके बाद सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला और इस परिवार की मदद की। गुजरात में मॉनसून बेलगाम नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखिए। सैलाब की यह तस्वीरें द्वारका की हैं। यहाँ रविवार शाम से बारिश हो रही है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी में डूबे हैं। दुकानों में पानी भर जाने से कामकाज ठप हो गया है। जल भराव के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पैदल चलना तक दूभर हो गया है। गुजरात के कई इलाकों का कमोबेश ऐसा ही हाल है। इस परेशानी को देखते हुए द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जुलाई तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें देखिए। जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। नागपुर, भंडार और चंद्रपुर सहित तमाम जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच चंद्रपुर जिले में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है। हर तरफ पानी भरा होने की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही हैं। मुंबई पर कुदरत का डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ समंदर में तेज हवाओं के साथ बवंडर उठ रहा है, तो वहीं लगातार बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर रखा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में जल भराव दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकले। तो वहीं खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स भी कैंसिल चल रही हैं। कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मोहर्रम जुलूस में जिन लोगों ने पथराव किया था, उनके यहाँ बुलडोजर चला है। तो कौन कौन से वो इलाके थे जहां पर बुलडोजर गरजा है और साथ ही हमला करने वाले आरोपी कौन थे, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में आप।
यूपी में दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यूपी के बरेली में मुहर्रम के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव करने के मुख्य आरोपी के घर को पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने केवल एक घर को ही नहीं बल्कि उन सभी घरों को जमींदोज किया जिनके मालिकों पर मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी का आरोप है। बरेली के थानाशाही के गौसगंज में 17 जुलाई को मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी की गई थी। इस पथराव में पूर्व प्रधान के बेटे तेजराम समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान तेजराम की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था। इसी मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मौत तो सर झगड़े में हुई थी, लेकिन झगड़ा हुआ था मुहर्रम को लेकर। जो मुहर्रम पहले मेहंदी उठती है, उठाते हैं मतलब 2 दिन पहले, तो ये मस्जिद से उठाते थे हर साल। इस साल इन लोगों ने हमारा जो रास्ता जाता था लोकेस्तान के लिए, वो इन लोगों ने वहाँ पर रख रखे मतलब मुहर्रम, हमारा रास्ता बंद कर दिया। इन लोगों से कहा कि उगले हटा लो अपना ये मुहर्रम, तो इन लोगों ने झगड़े उतार हो गए। उस पर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले 2 लोग थे, उन लोगों ने उनकी मदद कर दी, तो इन लोगों पूरी रात वहाँ पर बैठे। आरोपी इरशाद और बख्तावर के घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया और इस एक्शन के बाद ही मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि मामले में 50 नामजद समेत 75 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रॉन्ग साइड से ड्राइव कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच खूब जोर आजमाइश हुई और इस जोर आजमाइश में पुलिस भारी पड़ी। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बल का प्रयोग करके वहां से उन लोगों को हटा दिया। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर आंसू गैस दागे और जब प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां नीट और नर्सिंग घोटाले सहित दूसरे मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसे ही बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें डीएम एसपी को फटकार लगाई और कहा कि अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो कुर्सी फौरन छोड़ दें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बैठक ली है, डीएम एसपी को फटकार लगाई। जनप्रतिनिधियों ने दरअसल अधिकारियों की शिकायत की थी कि उनकी बात नहीं सुन रहे ये। वहीं एमएलसी रामसूरत राजभर का बयान, अब सतर्क नहीं हुए तो 2027 में नुकसान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों की शिकायत की थी जनप्रतिनिधियों ने, अब ऐसे में डीएम और एसपी को सीएम ने फटकार लगाई है। सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। ज्यादा से ज्यादा समस्या थाने तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैठ जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। जीता जागता प्रमाण है, चुनाव सामने हुआ, देख लिए हैं कि अगर यही लापरवाही तो या खामियाजा भोगना पड़ा है। नतीजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं पढ़ना नहीं, अगर सजग नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। जनता तो जनता के लिए सब कुछ है, जनता के लिए हम है। जनता अगर काम नहीं होगा तो जनता के लिए हम बेकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अब बात कांवड़ यात्रा की, जो जोर शोर से जारी है। हर तरफ शिव भक्तों का सैलाब है, बम बम भोले के जयकारों की घोष है। जी हाँ, लेकिन आपको बताते हैं यूपी पुलिस की तरफ से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के क्या खास इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बोल बम के जयकारों के साथ हर तरफ कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बीच कांवड़ियों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस समय हमारे सीसीआर में करीब 400 से ऊपर कैमरे, जो अलग अलग एंगल से जितने भी यात्रीगण यहाँ आ रहे हैं और जितने भी गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, इसमें हमारे पास कई ANPR कैमरे भी लगे हैं, जो गाड़ियों का काउंट के साथ साथ कौन कौन सी गाड़ी यहाँ आ रही है। साथ में जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए
जो हमारे हेड काउंट्स के कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि प्रत्येक जो कांवड़ यात्री जो यहाँ पर आके जल उठा रहा है या यहाँ पर जल उठा के जब यहाँ से प्रस्थान करेगा तो हमारे पास लगभग सभी का डाटा यहाँ पर रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने IIT रुड़की के सहयोग से एक ऐसा उपकरण बनाया जिसके सहयोग से भीड़ ज्यादा होने पर अलार्म बजेगा, जिससे पुलिस को सूचना मिल जाएगी। हेड काउंट कैमरों की खासियत है कि जैसे ही किसी एक जगह पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो अलार्म बजना शुरू कर देगा। जब अत्यधिक भीड़ होती है, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो उसमें जो हेड काउंट्स वाला जो हमारे कैमरे हैं वो एक अलर्ट भी मैसेज हमें देंगे। अगर 25,000 से ऊपर भीड़ किसी एक जगह पर जमा होगी तो वो अलर्ट हमारे पास आएगा, ताकि जो निकासी का प्रोसेस हम उसको जल्दी से। अच्छा सर, होता कैसे प्रोसीजर है? अगर हम आसान भाषा में समझें कि एक जगह 25,000 लोग घुस जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे? क्या अलार्म? इसमें बेसिकली जो हमारे मुख्य कैमरे जो हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास लगे हैं उसमें हेड काउंट्स की हमारे पास सुविधाएं हैं, और हेड काउंट्स के बाद वो उस जगह पे अगर कोई स्टेंजेंट आदमी वहाँ पर हैं, 25-30 हज़ार आदमी एक साथ हैं, तो वो हमें अलर्ट भेजते हैं वो कैमरों से। उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। जो संबंधित वहाँ के जेडो हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो तत्काल जो उनके पास फोर्स है उसके बाद उनको निकासी का काम वो शुरू करेंगे। पुलिस ने आतंकी हमले के मद्देनजर भी खास तैयारी की है। हमारे पास जो भी इनपुट हमारे साथ शेयर किए जाते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास ATS की टीमें ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में जो हमारी BD स्क्वाड है, उसके बाद AS चेक वगैरह हम लगातार कर रहे हैं खास में, और जो हमारे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, उनकी डेली हम लोगों के द्वारा उनको वेरिफिकेशन का ड्राइव हम करते हैं, और उनसे कोई भी ऐसी संभावना से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स भी है और पर्याप्त योग्य जो है लड़के भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। खुद CM योगी कांवड़ यात्रा और सुविधाओं को लेकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। ठंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर बेंच ने केस में अपनी टिप्पणी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बताया है। सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इसकी वजह है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ की एक टिप्पणी, जिसमें कहा गया कि 3 तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कानून निर्माताओं को ये समझने में कई साल लग गए। समय आ गया है कि अब देश समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझे। भारत के संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 44 शामिल है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है, लेकिन समय आ गया है कि अब इसे सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि वास्तविकता पे उतारा जाए। एक अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता ऐसे अंधविश्वासों और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगी। इससे राष्ट्र की अखंडता को मजबूती भी मिलेगी। ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने 3 तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए की है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट से भी UCC से जुड़ा एक फैसला आया, जब एक इंटरफेथ कपल यानी अलग अलग धर्मों से आने वाले एक प्रेमी जोड़े ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। तब हाईकोर्ट ने इस कपल को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला दिया और प्रशासन को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर है। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य में UCC पर नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर चुकी है। इसके लिए उत्तराखंड में 3 उप समितियां बनी हैं, जो 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देंगी। धामी सरकार की कोशिश है कि इस साल अक्टूबर तक उत्तराखंड में UCC लागू कर दिया जाए। ये एक्ट प्रदेश के अंदर लागू हो जाए, उसके लिए आज बैठक हुई है और हमने अधिकतम अक्टूबर माह में और राज्य स्थापना दिवस से पहले उसको लागू करने की दिशा में आज चर्चा हुई है। UCC को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कमिटमेंट बता चुके हैं। चुनावी रैलियों में अमित शाह UCC को संविधान के स्पिरिट बता चुके हैं। उसी UCC को उत्तराखंड में लागू करने की डेडलाइन फिक्स हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। देश में UCC लागू होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल लागू होना चाहिए। आवश्यकता है, अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धार्मिक आधार पर कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अगर धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक कैसे? तो अल्पसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है भाई। देश की अदालतों की तरफ से UCC को जरूरी बताने और बीजेपी शासित राज्यों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की वकालत के बाद ये बहस तेज है कि क्या अदालतों का फैसला
यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का दरवाजा भी खोल रहा है।